मोशन। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ की। न्यूटन फर्स्ट लॉ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, इस केस में एन ऑब्जेक्ट, बॉडी और पार्टिकल continue to be in state of rest or uniform motion unless until an external agency या फिर effort और force acting on that object, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल एफर्ट किसी बॉडी पर अप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक वो बॉडी हमारे पास किस शेप में रहेगी, तब तक वो हमारे पास एट रेस्ट रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन में तो मोशन में रहेगी। क्लियर? यहाँ पर जो काम हो रहा है जब तक फोर्स हमने अप्लाई नहीं किया, जब तक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स किया जीरो, तब तक ऐसा काम हमारे पास यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, न्यूटन के सेकंड लॉ की बात करते हैं। न्यूटन्स सेकंड लॉ, ये हमारे पास डेफिनेशन देता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ये मेजर करता है फोर्स को, इट मेजर्स द फोर्स, ये फोर्स को मेजर करता है, मेजर्स द फोर्स। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, ये फर्स्ट लॉ के बारे में हमने पढ़ा। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum is directly proportional to the applied force, ये जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास जो हमने अप्लाई किया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt। यहाँ से कांस्टेंट को उठाकर हम कोई k लगा सकते हैं, डायरेक्टली उठा के k की वैल्यू यहाँ पर जो होगी हमारे पास 1 रहेगी, तो f का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारे पास dp/dt। फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू dp/dt। p बी द लीनियर मोमेंटम है, न्यूटन सेकंड लॉ। नंबर 3 हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ, और बहुत से एप्लीकेशंस के अंदर ये यूज होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो सभी न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करते हैं, वो बात हम बाद में करेंगे। न्यूटन का थर्ड लॉ जो है, इसके बारे में है जो हमने पढ़ा, स्टेट्स दैट एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। मैग्नीट्यूड में अपोजिट होगी, साइन उनका डिफरेंट होगा, इक्वल एंड अपोजिट। इफ फोर्स अगर 1 ने 2 पे अप्लाई किया तो उतना ही फोर्स हमारे पास 2 1 के ऊपर अप्लाई करेगा। तो ये हमारे पास है न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ या न्यूटन थर्ड लॉ। तो इस टाइप से हम इनको डिफाइन करेंगे, न्यूटन के लॉ को। ओके, उसके बाद हम न्यूटन के बारे में अगर फोर्स की बात करेंगे, फोर्स की जो यूनिट होती है उनके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड की डेफिनेशन हमारे पास हो गई है। अब जो फोर्स होता है उसकी जो यूनिट हम पढ़ते आए हैं, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यूनिट्स ऑफ फोर्स। तो जो फोर्स की जो यूनिट है वो 2 टाइप से उनको डिवाइड किया गया है। एक तो होता है एब्सोल्यूट यूनिट। नंबर 2 हमारे पास है ग्रेविटेशनल यूनिट। इसके अंदर फोर्स को मेजर करते हैं। एब्सोल्यूट के अंदर 2 यूनिट आते हैं, न्यूटन। फोर्स की जो न्यूटन है, ऐसा यूनिट है न्यूटन। क्लियर? एक होते हैं हमारे पास डायन, ये हमारे पास सीजीएस यूनिट है फोर्स की। ठीक है, बहुत सा बिल्कुल बेसिक है, आपको समझना है। फोर्स का जो फॉर्मूला है अभी हमने पढ़ा dp/dt। क्लियर? ये फॉर्मूला रहेगा। p क्या होता था, हमने p मोमेंटम भी पढ़ा था, d/dt मास इनटू वेलोसिटी। अब ये एक एप्लीकेशन है हमारे पास डिफरेंशिएशन की, क्लास 9th में आप लोगों को शायद अभी नहीं पढ़ा, 11th क्लास में जाकर आप पढ़ोगे। तो ये जो हमारे पास होता है यहाँ पे dp/dt, ये फर्स्ट फंक्शन होता है, सेकंड होता है।
मतलब एक को बाहर निकालते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, प्लस v इंटू में dm/dt। एक्चुअल फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, लेकिन जो बुक के अकॉर्डिंग जो लिखते हैं वो इस टाइप से लिखते हैं, F इज इक्वल टू मास, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास होता है एक्सेलरेशन, हमने पढ़ा है पीछे प्रीवियस चैप्टर्स में, प्लस मास को हम कांस्टेंट लेके चलते हैं तब इसको हम जीरो लेते हैं। लेकिन मास हमेशा ही कांस्टेंट नहीं होता ना, रॉकेट के केस में अगर बात करें मास वेरी करता है, अगर बैलून में एयर फिल करें उसको ऊपर की तरफ रिलीज करें तो वहाँ मास वेरिएबल है। तो ऐसे बहुत से एप्लीकेशन जहाँ मास कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। ये हम सिंपल पढ़ते हैं, इसलिए इसके अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसा हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब फोर्स की यूनिट जो न्यूटन है, ऐसा यूनिट न्यूटन एन से लिखते हैं, मास के लिए हम केजी लिखते हैं, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। तो 1 जो न्यूटन होगा हमारे पास वो होगा 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होगी, ऐसा यूनिट होगी, ठीक है। ऐसा यूनिट के बारे में जाना। अब हम इसकी सीजीएस यूनिट के बारे में बात करेंगे, फिर इनके रिलेशन के बारे में जानेंगे। अब सीजीएस यूनिट हमारे पास इस टाइप से है, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट हमारे पास क्या होते हैं, डायन, ठीक है। अब ये फॉर्मूला वही है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या होगा सीजीएस में, सिंपल ग्राम, एक्सेलरेशन क्या होगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 डायन जो होगा हमारे पास इतने के इक्वल होगा। अब न्यूटन और डायन में क्या रिलेशन है, न्यूटन और डायन में क्या रिलेशन है, 1 न्यूटन जो होता है 10 की पावर 5 डायन के इक्वल होता है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है। किस टाइप से होता हूँ बता देता हूँ। न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब केजी से ग्राम जब लेके जाएंगे, ग्राम बनाएंगे इसका, तो केजी में कितने ग्राम, 1000, मीटर में 100 सेंटीमीटर, सेकंड सेम रहेगा। तो ये हमारे पास कितना होगा 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, डायन। तो ये 1 न्यूटन कितने डायन के इक्वल होगा, 10 की पावर 5, ठीक है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट था इसका जो हमने जाना। अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट एक तो होते हैं हमारे पास केजी वेट, केजी वेट को हम ग्राम वेट भी बोल देते हैं, ग्राम फोर्स भी बोल देते हैं, ग्राम केजी एफ। अब केजी वेट जो है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, केजी वेट जो है 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है, ठीक है। नंबर 2 यूनिट होती है ग्राम वेट, या फिर इसको बोलते हैं GF, ग्राम फोर्स। और 1 जो ग्राम फोर्स होता है वो होता है 981 डायन के इक्वल, क्लियर। तो ये इसके बारे में था ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट के बारे में जाना, तो इस टाइप से हम